नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच जो दंगल चल रहा है, अब उस दंगल में सुप्रीम कोर्ट भी रेफरी की भूमिका में आ चुका है। 5 दिन से देश के लिए मेडल जीतने वाले बड़े बड़े पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। खिलाड़ी बृजभूषण पर आरोप यौन शोषण का लगा रहे हैं, जिसमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। बृजभूषण सिंह इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और खिलाड़ियों की मांग क्या है, क्यों वो खेल मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। एक है सोमवीर कादियान, जो कि रेसलर हैं, और साथ ही उनके कोच हैं सुखदेव मान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो सबसे पहले सोमवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा केस क्या है? काफ़ी टाइम पहले जब फेडरेशन से सभी पहलवान ऊब चुके, उनकी तानाशाही को देख देख के सहन कर करके जब वो गड्ढे में पानी ऊपर से उतर गया, तो उसके बाद सभी ने इकट्ठा होकर फैसला लिया कि अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे तो फिर गुलामों की ज़िंदगी हो जाएगी। नहीं तो 12 साल से ये फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तो ये कब से ये सिलसिला चला रहा है? जब पहले फेडरेशन थी तो उसमें लोग जो खिलाड़ी थे वो किसी बात से परेशान, हर फेडरेशन खरी तो नहीं उतर सकती हर एक के लिए, लेकिन जब नए नए आए इन्होंने काफ़ी टूर बढ़ा दिए, जैसे फॉरेन में खेलने के लिए, तो सभी ने अच्छा किया, हाँ भाई बहुत अच्छी फेडरेशन है, बहुत अच्छी है। तो बाद में थोड़ा टाइम बीता, उसके बाद फिर इनके शुरू हो गए जो तानाशाही थी वो थोड़ी थोड़ी, किसी भी बच्चे को नेशनल में थप्पड़ लगा देना, और किसी भी जैसे कोई मैच चल रहा है उसमें खुद माइक लेके कमेंटर बन जाना, अपने आप डिसीजन देना उस चीज़ का। रेफरी फिर इतने दबे हुए थे, रेफरी इतने दब चुके रेफरी कि कोई भी पॉइंट देने से पहले उनकी तरफ देखना पड़ता। अब वो जो भी इशारा करते फिर उसको जिताना पड़ता। सुखदेव जी, आप कोच हैं, आप लोगों को ये समझ में आने लगा कि अब बात सर से ऊपर जा रहा है, अब इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? आखिर में बात कौन उठाए? तो हम यही कहते थे भाई अब तुम हो, अब तुम्हें ये आवाज़ उठानी चाहिए और सभी तुम्हारे साथ है अब तो इसी तरह से बातें चढ़ती चढ़ती हमारे एक कमेटी बनी, हमने इस बात को आगे पहुंचाया। और सोमवीर हमारे के रेसलर जिन्होंने सबसे पहली बार अपनी वीडियो डाली थी फेडरेशन के खिलाफ, कहा था कि अब कमेटी बनाने की जो नौबत आ गई है, अब हमें बनानी ही पड़ेगी। आप लोग प्रोसेस के थ्रू नहीं गए, आपने ये तय किया कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा क्यों? धरना प्रदर्शन अपने देश में धरने से ही आजकल सब कुछ हो रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये डर था कि प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो वो सेट कर लेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे? ये तो पहले ही पता था भाई कि ये चीज़ तो है ही, ये आज से नहीं, कई साल हो गए हैं। कई बार तो जो हमारे साथी हैं इन्होंने देखा कि जो बाहर टीमें जाती थी, एक जो हमारी जो देश का अगर कोई भी प्रेसिडेंट है वो उस होटल में नहीं रुक सकता अगर विदेश में टीम जाती है कि जिसमें वे खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी हम लड़कियों वाले ही उस लॉबी में अपने रूम ले लेते थे, वहीं बाहर बैठ जाते थे। कई बार ऐसा भी हमारे साथियों ने मेरे साथ डिस्कस किया है, इस तरह की बातें आई ही नहीं उठ के। तो सोमवीर, कभी आप लोग ने उनको चेताने की कोशिश की कि भाई अब हद हो रही है, अब आप संभल जाइए वरना हम लोग भी कुछ एक्शन ले सकते हैं? नहीं, जो ताकत के घमंड में चूर होता है वो सुनता ही नहीं किसी की, और उनको समझाना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अकेला कोई समझाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा। तो इसलिए ये नौबत आई कि सभी एक साथ एक आवाज़, और सभी जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम भी मैं अपने सोशल मीडिया से ही कुछ बातें की थी लोगों से कि भाई ऐसा ऐसा बड़ा नुकसान हो चुका है हमारा, जब इन्होंने अपनी तानाशाही से हरियाणा की एक टीम को कैंसिल कर दिया था। तो उस टाइम बोला था, और उससे पहले भी और भी काफ़ी जो मैंने अभी बताया आपको, जो डिसीजन होते थे, जो कोई वेट लेने का रूल होता था या कोई ट्रायल्स लेने की जो प्रक्रिया है उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने रूल बना के और इस तरह से लागू रखते थे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि भाई अब बोलना तो पड़ेगा ही, अकेला बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा या मैनेज कर लिया जाएगा। इसलिए सभी जब इकट्ठा हुए तो फिर सभी ने आवाज़ उठाई और फिर उनकी आवाज़ सुनी भी गई। और एक बार बीच में अमीन के इन्होंने जैसे कि नया ये जो जिस पे आपने बात उठाई थी सोमवीर जी पहले,
कि जो फेडरेशन के खिलाफ इन्होंने नए नए 3-4 कंपटीशन ऐसे बना दिए जिसमें पुराने खिलाड़ी भी डिस्टर्ब होते हैं, नए भी डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। एक कुश्ती का जो हम जैसे कि पहले चैंपियनशिप होती थी कि जहाँ से कि पहली चैंपियनशिप रहती है 3rd तक, वहाँ की 2-2 टीम लड़ेगी, उसको हटा के एक नई टीम में एक नया कंपटीशन डाल के उसमें फ़ीस लगा दी गई, बच्चे के ऊपर चार्ज लगा दिए गए कि भाई जो भी इसमें भाग लेगा वही ट्रायल दे पाएगा। खिलाड़ियों के, बड़े खिलाड़ियों के भी नाम डाल देते उसमें कि भाई इसको भी लड़ना है ये कंपटीशन, लगातार उनसे कंपटीशन लड़वा रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने नियम कानून बनाने शुरू कर दिए? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप लोग जब पहली बार आप धरना प्रदर्शन पे बैठे तो किस तरह का आपको रिस्पांस मिला? अच्छा रिस्पांस था जी, पूरी सभी लोगों का समर्थन था और सभी लोगों ने धरने स्थल पे आके भी समर्थन किया, खाप भी आई। नहीं तो आपको क्या आश्वासन मिला कि आपने फिर धरना प्रदर्शन खत्म किया और एक बार फिर से ये करने की जरूरत पड़ गई? जो उनके विनेश के परिवार से जो उनकी बहन है बबीता, वो उसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से उनको भेज दिया गया धरने पे और मीडिएटर, एक एज ए मीडिएटर उनको वहाँ प्लांट कर दिया गया। तो उसके बाद जब खेल मंत्री के पास गए तो फिर उस धरने के उठाने के लिए कोई भी मतलब कि खुश नहीं था वहाँ पर, लेकिन बबीता को करके, और बबीता ने फिर कुछ ऐसे बता रहे हैं, मैंने तो सुना ही है, मैं था नहीं वहाँ पर। नहीं तो आपको खेल मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन मिला था, उन्होंने टाइम मांगा था उन्होंने 28 दिन का टाइम मांगा था कि इसकी जांच करके सभी बता दिया जाएगा, लेकिन 28 दिन के बाद भी नहीं हुआ। फिर ऐसे ही 2 महीने निकल गए, अब 3 महीने निकल चुके। लेकिन बाद में जो मंत्री जी ने, जिसने आश्वासन दिया था, गृह मंत्री जी ने बात की थी, वो मिलने का टाइम भी दिया उन्होंने। अगले दिन उस टाइम को कुछ दिन पे डिले कर दिया, फिर और आगे डिले कर दिया, फिर फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो फिर देख लिया कि भाई अब तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है इस बात के लिए। जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उसमें भी उनकी सभी की सहमति नहीं है। कोई ये बोल रहा है कि हमारे को रिपोर्ट दिखाई नहीं गई, जो जांच की जो रिपोर्ट है। किसी ने, कोई बोल रहा है हम मना कर रहे थे, ये रिपोर्ट गलत है, कोई बोल रहा है ये रिपोर्ट सही है। उन्हीं का डिसीजन नहीं आ रहा अब तक अच्छी तरह। आधी जो कमेटी है वो ये बोल रही है कि ये सही है, आधी ये बोल रही है हमको दिखाई नहीं गई, ऐसे ही साइन कर लिए गए इस पे। तो अब इसको कितना सच माने हम? सोमवीर जी, देश का कानून कहता है कि अगर कोई भी इस तरह की कंप्लेन आती है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप लोगों के हिसाब से क्या कारण है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? क्योंकि बाहुबली और कद्दावर नेता हैं इसलिए, या और क्या कारण है? बाहुबली भी है और कद्दावर भी है, और जो दिल्ली की जितने भी पुलिस है वो सारी सेंटर के साथ ही चलती है, उसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसी हिसाब से इसको डिले किया जा रहा है। क्योंकि अब रूलिंग पार्टी है, पहले उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद उसमें भी झोल हो गया। एक तरफ वो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, अब उनके खिलाफ वो बोले। जैसे कि पहले जब धरना हुआ था तो उन्होंने एक अपने स्टेज प्रोग्राम में ये बोला था कि अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इसका क्या मतलब देखें हम? इसका मतलब तो ये होता है कि वो डायरेक्ट बीजेपी को ही एक धमकी दे रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में। अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं उनको सिस्टम का संरक्षण मिला हुआ है? सिस्टम का संरक्षण है तभी तो। अभी देखिए हमारे जो रूल है, जो कानून है, उसी वही नहीं हो रहा पूरा। इसके अंदर अगर एफआईआर कर रहे हैं तो उसको एफआईआर करें और उसको अरेस्ट करें सबसे पहले, तो ये कानून बनता है। लेकिन पुलिस बोल रही है अभी जांच करेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या करोगे? अगर एफआईआर करने के लिए वहाँ बैठे हैं तो उनकी लॉन्च करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का उनको पूरा सपोर्ट है। तो एक ये भी देखें, अगर फेडरेशन में 12 साल से वो वहाँ के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरह से मैनेजमेंट में भी बदलाव होना चाहिए? क्योंकि 12 साल से जो एक आदमी है, साथ ही उनका बेटा भी इससे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पूरा एक साम्राज्य बना लिया है जिसमें कोई घुस नहीं सकता है। पूरा साम्राज्य ऐसा है, उनका बेटा तो यूपी फेडरेशन का प्रेसिडेंट या कुछ उसमें पद है उनका। ये खुद भारतीय संघ के प्रेसिडेंट हैं। इनका दामाद बिहार का कोई प्रेसिडेंट है। मतलब कि वो ही पूरा अपना परिवार को ही फैलाने पे लगे हुए हैं कि एक तरफा इस पे पूरा कंट्रोल कर लिया जाए। बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा जैसे स्टेट में एक पैराशूट फेडरेशन उतार दी इन्होंने विदाउट इलेक्शन के।
सीधा जाके उनको पद दे दिया, ये प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, ये ऐसे हैं। पुरानी फेडरेशन को खारिज करके नई फेडरेशन अपनी बैठा दी वहाँ पर। ना कोई इलेक्शन हुआ, ना कोई किसी से सहमति हुई, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सीधा थोप दिया गया ये फेडरेशन है हरियाणा की। पहले उसको भंग किया गया, बिहार में अपना दामाद बिठा दिया, यूपी में अपना बेटा बिठा दिया, तो पूरा मतलब कि अपने ही गुर्गे बिठा दिया हर जगह पे। ये पूरी जितनी बॉडी है ना, अब इस पूरी बॉडी को भंग करके एक दोबारा से एक नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने की मंजूरी दे दी है, कल की डेट दी है, तो अब आपको कुछ उम्मीद लगती है कि इसमें कुछ मामला आगे बढ़ेगा? यही है जी, एक लास्ट ऑप्शन तो यही है सुप्रीम कोर्ट, इससे आगे तो हम जा भी कहाँ सकते हैं। और पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से, कि इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेके, क्योंकि ये हमारी बेटियों के ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियां रोड पे बैठी हैं, सेक्सुअल हरासमेंट को लेके बैठी हैं। एक तरफ एक बेटी जो हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर जिसने सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगाए, साक्षी डागर, उनको कल जान से मारने की कोशिश की गई, एंडेवर से उनका एक्सीडेंट कराने की कोशिश की गई। तो यानी हम कह सकते हैं कि पूरा मामला सिर्फ खेल तक नहीं जुड़ा है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तानाशाही का है जी पूरा मामला। अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपको या तो दबा दिया जाएगा या मिटा ही दिया जाएगा, यहाँ तक बात आ चुकी है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, इस पूरे मामले में आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए था और क्या अभी तक हुआ है? इसमें जी सबसे पहले तो जो उन्होंने एक वो दिया था कि हम कमेटी बनाएंगे, एक तो उस कमेटी की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए थी, वहीं उस मामले का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उसमें भी अब जोड़ हो गया, तो अब डायरेक्ट एफआईआर करिए और पहले अरेस्ट करिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए। अब यही मांग है हमारी। ब्रजभूषण जी तो बार बार यही कह रहे हैं कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। हाँ, सबसे पहले उनका खुद का बैकग्राउंड तो देखिए आप एक बार। क्या उन्होंने क्या पता नहीं क्या दाऊद इब्राहिम, मुख्तार अंसारी, कितने बाहुबलियों के साथ उन्होंने खुद जेल काटी है। अपने एक इंटरव्यू में खुद बोलते हैं कि मैंने एक को तो गोली मारी है। कई बार खिलाड़ी जाते थे, उनको बोलते थे कि ये पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ के नीचे एक बार दाऊद इब्राहिम आके बैठे थे। ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे, वहाँ को घुमा के उसमें दिखाते थे, क्योंकि नेशनल करवाते रहते थे वहाँ पे। खिलाड़ियों के द्वारा हमें बहुत सी बातें सुनने को आई, हमें उनका एटीट्यूड तो पता ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो 10 मिनट में रिंग के अंदर हार जीत का फैसला कर देते हैं, और आज वो खुद की उलझन में फंसे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, इनका सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश का कानून कहता है कि कोई भी अगर यौन शोषण का मामला, अगर कोई भी ये कंप्लेन लेकर आता है तो मामला दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो आखिर क्या कारण है, क्यों अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई? तो इस पूरे केस की दांव पे समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपिल सांखला, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है अभी तक इस केस में और क्या किया जा सकता है। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये पूरा केस लीगली कहाँ स्टैंड करता है, क्या कुछ हुआ है इसमें और क्या होना चाहिए? देखिए, लीगली अगर बोला जाए तो केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके 3 अलग अलग साइड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये है जो कंप्लेंट है। कंप्लेंट ये है कि 7 अलग अलग रेसलर्स हैं जो कि अपने में काफ़ी नामी हैं। उन्होंने ये बोला है कि कई सालों से, पिछले 10 सालों से उनको अलग अलग समय में सेक्सुअली हैरेस करा जा रहा है और क्रिमिनल इंटिमिडेट करा जा रहा है। और उन्होंने एक पर्टिकुलर नेता का नाम लिया है और उसके साथ में और कुछ कोचेस वगैरह का नाम भी लिया। तो अगर ये एलिगेशंस को आप सही माने या गलत माने, पर उसके ऊपर एफआईआर होना तो मैंडेटरी है, क्योंकि बिना एफआईआर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ये लॉ है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति थाने में जाके एफआईआर रजिस्टर कराना चाहता है और पुलिस किसी भी कारणवश एफआईआर नहीं रजिस्टर करती, ये भी कह सकती है कि भैया हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कहीं और दूसरे थाने जाइए, तो भी ये डेरिडिक्शन ऑफ ड्यूटी है और कंटेम्प्ट है। तो ये दूसरा फैसेट हो गया। पहला फैसेट हो गया कि जो एलिगेशंस हैं, दूसरा फैसेट हो गया कि पुलिस वाले किस वजह से और किस कारणवश एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। अब ये मैटर जब ये कोर्ट में है तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल कोर्ट को पहले तो कंटेम्प्ट में उन पुलिस वालों को आड़े हाथ देना चाहिए कि भैया आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पहला रिक्वायरमेंट
जो होता है वो होता है FIR रजिस्टर करना कॉग्निजेबल केसेस के साथ, और 3 साल से ऊपर की सजा होती है, इसमें 10 साल की सजा, 7 साल की सजा वगैरह। तो जिस भी केस में 3 साल से और 3 साल से ऊपर की सजा है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते बिना FIR के, और FIR नहीं रजिस्टर करना अपने में एक अपराध है। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे ऑर्डर की कंटेम्प्ट होगी, हम आपको आड़े हाथ देंगे। जैसे ये हो गया दूसरा। जी हाँ जी बताइए। और तीसरा एस्पेक्ट और जरूरी है, तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इन्वेस्टिगेशन में जब भी किसी भी व्यक्ति ने कोई भी एलिगेशन किसी के भी खिलाफ करी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो FIR रजिस्टर करके इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये पूछेगी कि भैया आपके पास कोई सबूत है या नहीं है। अभी तक तो सबूत पे तो बात ही नहीं पहुंची, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो पुलिस को बुलाए या उसके आसपास जो लोग हैं उनको आके ले, उनको बुला के भी क्वेश्चन करें। तो अभी तक ये भी नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्रिमिनल प्रोसेस है, वो तभी शुरू होगा जब FIR होगी। FIR नहीं करना कानूनी अपराध है, जिसपे पुलिस वालों को सबसे। जैसा आपने कहा कपिल जी कि हमारे देश का कानून कहता है कि अगर कोई भी यौन शोषण की कंप्लेंट लेकर आता है तो आपको FIR तुरंत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इतना समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं हुआ। तो क्या माने कि ब्रजभूषण जी कानून से ऊपर हैं? देखिए, इसको ऐसे लीजिए कि सबसे पहली बात है कि ये सिर्फ यौन शोषण की बात नहीं है। कोई भी ऐसा केस जिसमें 3 साल या 3 साल से ऊपर की सजा है, पुलिस बाध्य है FIR रजिस्टर करने के लिए। वो ये भी नहीं कह सकती कि भैया हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, आप जयपुर जाइए। उनको दिल्ली में रजिस्टर करना पड़ेगा, 0 FIR, फिर उनको जयपुर भेजनी पड़ेगी या किसी और डिस्ट्रिक्ट में भेजनी पड़ेगी। वो नहीं करना अपने में कानूनी जो अपने में सुप्रीम कोर्ट के मर्यादा के खिलाफ है। तो पहली बात तो ये केस बड़ा सीरियस है। आपने यौन शोषण की बात करी, आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करी, आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करी, तो इसमें तो वैसे भी ड्यूटी और ऊपर होती है। और मैं इसमें भी सरप्राइज हूँ कि ऐसा कहते हैं कि अभी भी कोई भी NGO या जो विमेन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी सामने नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ये रेसलर्स को कोर्ट में जाके ये शोर मचाना पड़ रहा है कि देखो हम धरना देके बैठे हुए, हमारा कोई हमारे बारे में कुछ सुन नहीं रहा। और दूसरी बात ये होगी कि एक तरफ भूल जाइए कि क्या ब्रजभूषण जी कानून से ऊपर है या नीचे है। मैं फिर से आता हूँ कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं। और वो अपनी ड्यूटी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी पॉलिटिशियन है, तो क्योंकि अगली बार ये हो जाएगा कि वो नेता नहीं था, वो लाला था, वो क्या कहते हैं अफसर था, वो फलाना था, वो ढिमकाना था, और एनी रीजन व्हाटएवर FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी था, जो उन्होंने नहीं करा। जैसा आपने कहा, हमारे देश के खिलाड़ियों का मान सम्मान दांव पर लगा हुआ है और कोई छोटी बात नहीं है। 7 महिलाओं ने कंप्लेन की, जिसमें से एक नाबालिग है, उसके बाद भी पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही है। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। और देखिए, जहाँ तक कि अगर कोई नाबालिग व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ उसके केस में सीधा पॉक्सो लगता है। जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हो, उसकी जो प्लेटफॉर्म होता है वो वैसे काफी लो होता है। So as far as those cases are concerned which are under POCSO, there is more onus on the accused because there is a presumption of truth कि अगर नाबालिग व्यक्ति बोल रहा है तो ये माना जाएगा कि वो सच बोल रहा है, unless and until आप कोई कोजेंट एविडेंस से ये दिखा सको कि वो गलत बोल रहा है। तो ऐसे केसेस में पुलिस का FIR नहीं रजिस्टर करना, और मैं फिर से बोलूंगा, मैं ये भूल जाऊंगा कि वो नेता है या लाला है या IAS है या ISS है या IPS है, सब भूल जाइए। ये सबसे पहले तो पुलिस पे एक्शन दिखाता है कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस वालों ने अपना एक्शन, पुलिस वालों ने क्यों नहीं एक्शन लिया। और दूसरी बात ये है कि अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, उनके अफसरों ने एक्शन क्यों नहीं लिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को आई एम श्योर वो इस चीज को काफी स्ट्रिक्टली लेगी कि उन पे एक्शन भी होगा। नहीं तो जैसा आपने कहा, घुमा फिरा के यही कहा जा सकता है कि सत्ता, सियासत और अखाड़े की कमान तीनों उनके हाथ में है, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं और इसी कारण अभी तक FIR नहीं दर्ज की गई है। देखिए, आप इस बात को देखिए, आप अगर इसको पॉलिटिकल लेकर जाएंगे, मैं इसको वापस लॉ पे लेकर आऊंगा। मैं इस चीज को मानता हूँ कि किसी केस में ये भी बोला जा सकता है कि बहुत अमीर आदमी था, तो अगर नामी लाला कोई IAS ऑफिसर था, ISS ऑफिसर था, IPS ऑफिसर था, हमारे पावर प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैं इसको बहुत ही जनरल इशू पे लेकर चलता हूँ कि आप भूल जाइए कि अक्यूज कौन है फॉर ए सेकंड। कितनी बार रिलीजियस परवर भी हो जाता है, सब भूल जाइए। आप सिर्फ ये बोलिए कि एक आदमी की ड्यूटी है, आप अपना टैक्सेस देते हैं, जिससे IPS और पुलिस वालों को उनकी सैलरीज जाती है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी से क्यों ना निकाला जाए। उनके
उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, उनको पनिश क्यों नहीं किया जाए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि ऐसे अगर 3 पुलिस वालों को आपने कर दिया तो 3000 पुलिस वाले सीधा लाइन हाजिर हो जाएंगे, वो उसके बाद आपके और मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी बात है। तो ये केस भी अपने में बहुत जरूरी है, ये एक लैंडमार्क केस हो सकता है। अगर कोर्ट ये बोल दे कि सब पहले भूल जाते हैं कि कौन सा लाला था, नेता था, सब भूल जाओ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एफआईआर करनी चाहिए थी, आपने एफआईआर नहीं करी, पॉक्सो के अंदर केस रजिस्टर नहीं करा, आप पहले जेल जाएंगे, उसके बाद बात करो। नहीं, सही बात है, क्योंकि बात ये हमारे वो खिलाड़ी हैं जिन पर हम नाज करते हैं, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, और उसके बावजूद ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने पराक्रम और स्किल से 10 मिनट के अंदर रिंग के अंदर खेल में हार और जीत का फैसला कर देते हैं, और 4 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं सिर्फ इंसाफ पाने के लिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण है जी, ऑफ कोर्स। और मैं कुछ थोड़ा सा और चेंज करूंगा। हम एक बार ये भी भूल जाते हैं कि भैया जो विक्टिम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो, और मैं एक पर्सन हूँ तो मैं बहुत प्राउड हूँ उससे, बट एक अगर सड़क में कोई भीख मांगने वाली भी बेचारी हो या कोई झाड़ू मारने वाली भी हो और वो नाबालिग हो और उसके खिलाफ इस पर कोई शोषण करता है, तो मेरे ख्याल से लॉ वो भी उतनी ही इंटाइटेड है जितने आप और मैं और रेसलर्स और स्पोर्ट्स पर्सन और कोई भी है। मेरे ख्याल से कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, उसकी अमीरी गरीबी, उसका रुतबा, उसकी स्टेटस को नहीं देखना चाहिए। और जरूरी बात वो भी है कि अक्यूज के लिए भी यही चीज कि पुलिस वालों को ये नहीं देखना चाहिए कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, कलर क्या है, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, वो पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं है, सब बराबर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो जो व्यक्ति इस लॉ को इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, उसके खिलाफ पनिशमेंट होनी चाहिए। और जब तक नहीं होगा, हम अगर पुलिस वालों को 1 महीने के लिए सस्पेंड करके वापस नौकरी पे ले आएंगे तो वो सुधरेंगे। अगर आपको लॉ सुधारना है तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा हम एक बार फेडरेशन की तरफ जाएंगे कपिल जी। कहीं ना कहीं ये एक बेसिक सवाल है कि 12 साल से ब्रिजभूषण जी उसके अध्यक्ष हैं, उनका बेटा उपाध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी हमें बदलना पड़ेगा। इतने लंबे समय तक जब वो वहाँ पर रहते हैं तो एक साम्राज्य सा अपना बना लेते हैं और जिसका वो फायदा उठाते हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको मालूम हो कि ऐसे कुछ केसेस भी हैं जहाँ पे क्रिकेट फेडरेशन पे इस तरह से आया था कि सिस्टम नहीं बनना चाहिए, जैसे आपने कहा साम्राज्य नहीं बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्शनली किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सेप्शनली, तो आप उसको बार बार अगर इनवाइट करते हैं, अगर ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स उनके साथ में जब वो आगे उसको लीडरशिप दे रहे हैं तो स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है, तो समझ आता भी है। पर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह के एलिगेशन हैं तो ये बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन। तो अगर ये सारे किस्से अगर मान लिए जाए, एलिगेशन झूठे भी है, मैंने मान भी लिया जाए, तो भी अगर एलिगेशन है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होती है कि एक आदमी स्टेप डाउन करे, अपने आप को प्रूव करे कि भैया ये गलत है, एंड ही कम्स बैक, या पोजीशन में होते हुए कुछ अच्छे कोजिड एविडेंस दे, बोले देखो जब ये बोल रहे थे ये चीज हुई, मैं यहाँ पे था ही नहीं, तो ये बात पेटेंटली गलत है, ये साजिश है। जब दोनों ही चीजें नहीं है तो फिर क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन उठ जाता है कि आप उसको अपनी, जैसे कि आपने कहा, पर्सनल सिस्टम क्यों बना के बैठे, ऐसा क्या कारण है कि आप इस पावर पे नहीं छोड़ना चाह रहे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि अब किसी भी कारणवश पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो इसके बाद का आखिर क्या स्टेप हो सकता है, क्योंकि पब्लिक फोरम में तो उसको या ये धरना प्रदर्शन से तो इसका समाधान निकलेगा नहीं, तो इसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, धरना प्रदर्शन से ये अच्छा हुआ कि मीडिया ने देख लिया, मीडिया ने इसको हाईलाइट कर लिया, और मैं मानता हूँ मीडिया ना हमारी डेमोक्रेसी में एक टॉर्च की तरह होती है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे लाइट चमका देती है, सभी की नजर में बात आ जाती है और इमीडिएटली वो बात उठ जाती है, सारे के सारे जो सरकारी फोरम है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत जरूरी था। अब जहाँ तक लॉ की बात हुई, लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला या थाना एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा तो आप उसके सुपीरियर को, डीसीपी को चिट्ठी लिखेंगे। 45 डेज तक अगर ऊपर की कमान भी इससे कोई एक्शन नहीं लेती तो आप अपने एरिया के एमएम मजिस्ट्रेट के पास में एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जो सेक्शन 156(3) की एप्लीकेशन रखती है सीआरपीसी। साथ में 200 सीआरपीसी की एक और एप्लीकेशन रखती है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें और एविडेंस की जरूरत है तो आप इसे कंप्लेंट केस में आते हैं। जो एमएम साहब होते हैं वो ये देखते हैं कि ये मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस का है या नहीं है। अगर होता है, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस वही होते हैं जिसमें 3 साल और 3 साल से ऊपर की सजा होती है, तो डायरेक्शन दे देते हैं कि इसमें एफआईआर रजिस्टर करिए। कुछ रेयर केसेस में रिट ज्यूरिसडिक्शन भी डल जाती है।
रिट ज्यूरिसडिक्शन सीधा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो इन्होंने इख्तियार करी है, जिसमें ये बोला जाता है कि इतनी बड़ी बात है कि मुझे मालूम है कि मैं अगर एमएन के पास भी जाऊंगा तो पुलिस वाले किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के इसको बहुत लंबा खींच देंगे, आप कृपया करके इसको डायरेक्टली देखिए, क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट जो है या जो मेरे यूजर राइट है उसकी अवहेलना हुई। पर वो रेयर केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में 156 में मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ये सीधा जो सीधे रिट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास गए और वहां पे ये मैटर चल रहा है। कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।